आप सभी का स्वागत है। बिहार पीसीएस के लिए 67वीं बीपीएससी परीक्षा की जो तिथि आगे बढ़ चुकी है, उसके लिए हमने बहुविकल्पी प्रश्नों की एक श्रृंखला चला रखी है, जिसमें इम्तियाज़ अहमद की एक बुक आती है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है इस परीक्षा के लिए। बहुत सारे अनुभवी लोगों का कहना है कि इस बुक से बाहर कुछ नहीं आता प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए, तो उसी की श्रृंखला मैं बना रहा हूँ। इससे पहले हमने जो है 4 भाग बना डाले हैं, जिसमें काफ़ी कुछ कवर कर लिया गया है। अब यहाँ पे कला, संस्कृति और खेल जगत, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं। चूँकि परीक्षा टल चुकी है, समय भी मिल चुका है, आप लोग बड़े इत्मीनान से पढ़ सकते हैं और इस वीडियो का भरपूर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए कला एवं संस्कृति का प्रारंभ करते हैं। यहाँ से देखते हैं बिहार में किस किस प्रकार की कला संस्कृति का विकास हुआ है। सामा चकेवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? मिथिला क्षेत्र में। बिहार में पीड़िया व्रत किस क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है? तो भोजपुरी क्षेत्रों में। बिहार के किस जिला में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? ये भागलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। विषहरी पूजा भी इसे कहा जाता है। बिहार में कोजागरा व्रत मुख्यतः मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल में। बिहार में ध्रुपद गान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कहाँ के हैं? उपरोक्त सभी। अमता जो दरभंगा में है, डुमराव जो बक्सर में है, बेतिया जो पश्चिमी चंपारण में है, इन सारे जगहों पे। बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रमाणिक इतिहास मुख्य स्रोत है। इतिहास का मुख्य स्रोत कहाँ पे है? ये राग तरंगिनी है। बिहार में ठुमरी मुख्य केंद्र है। ठुमरी मुख्य केंद्र है गया में। अच्छा देखिए, यहाँ पे इतिहास का एक स्रोत का राज तरंगिणी शब्द इस्तेमाल हुआ है। तो राज तरंगिणी नामक एक ग्रंथ भी है। किसके द्वारा लिखा गया है? आप लोगों को अगर पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार में ठुमरी मुख्य केंद्र है गया। बिहार के पटना सिटी की किस मिठाई को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने पाकिस्तान यात्रा में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए भारत से सौगात लेकर गए थे? खुरचन को। पटना कलम संबंधित है। पटना कलम संबंधित है किस संबंधित? चित्रकला से संबंधित है। पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे कौन था? सेवक राम थे। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार हैं उपरोक्त सभी। हुसास लाल, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद। पटना कलम चित्रकला शैली संबंधित है, परवर्ती मुगल काल से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से। मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है उपरोक्त में से? इसमें सभी सही है। यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र 2 प्रकार के होते हैं, भित्ति चित्र, अरिपन। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या कलाकार कौन है? तो इनमें से सभी हैं। कौशल्या देवी जी भी हैं, सिया देवी जी भी हैं, शशिकला देवी जी भी हैं। प्राचीन बिहार में महात्मा बुद्ध के समय गायिकाओं और नर्तकियों की उपस्थिति के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? उपरोक्त सभी। यहाँ जो ऑप्शन सी है, राजगीर से भी मिलते हैं, वैशाली से भी मिलते हैं। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है, कहाँ पे है? छठ मनाया जाता है त्यौहार। मधुश्रावणी पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? मिथिलांचल में। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? ये मिथिलांचल में आयोजित होता है। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी को आयोजित की जाती है, संबंधित है किस संबंधित है? जैन धर्मावलंबी से। हरिहर क्षेत्र का मेला या सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है, कहाँ किया जाता है? गंगा गंडक के संगम पर। पटना कलेक्ट्री या पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित हैं? किससे प्रभावित हैं? हॉलैंड से, डच। पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बाकी पुरचट प्रतिनिधित्व करती है, किसकी करती है? गौथिक शैली की करती है। पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय और उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से प्रभावित है। देखिए यहाँ पटना सिटी स्थित पादरी हवेली जो बता गौथिक शैली की बात की जा रही है। जैसे देखिए चित्रकला या स्थापत्य कला ही क्यों ना हो, संगीत हो या कोई भी किसी भी प्रकार की संस्कृति का जो हिस्सा होता है, सभ्यता का जो हिस्सा होता है, जब उसका विस्तार होता है, जब उसमें नए व्यक्तियों का जो है बाहरी व्यक्तियों का समावेशन होता है, जब उसमें कोई नए तत्व आते हैं, तो कहीं न कहीं वह कला, वह संस्कृति अपने मूल रूप में नहीं रह जाती। देखिए ये चीज़ें थोड़ा सा हट के सोचना चाहिए सभी को। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हर चीज़ में परिवर्तन होता है। हमारी हिंदू संस्कृति हो या सनातन धर्म रहा हो, प्राचीन काल में कुछ और था, मध्यकाल में कुछ और हुआ, आधुनिक काल में कुछ और है इस समय। इसके पीछे बहुत सारे तत्व जिम्मेदार होते हैं, लोगों का आना और यहाँ के लोगों का भी बाहर जाना।
तो जब हम यहाँ से बाहर गए या बाहर के लोग यहाँ आए तो क्या होता है, उसमें कला एवं संस्कृति दोनों का आदान प्रदान होता है। और इस आदान प्रदान के क्रम में क्या होता है, कुछ अच्छी चीज़ें अडॉप्ट कर ली जाती हैं, कुछ बुरी चीज़ें अडॉप्ट कर ली जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप हमारे यहाँ सकारात्मक परिवर्तन भी आ सकता है, तो यह निर्भर करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी जो जब यूरोपियों का आगमन होता है या उससे पहले जब हम देखें अगर इस्लाम का आगमन होता है, तो इस्लाम के आने के बाद भी हमारी कला संस्कृति में बड़े मूलभूत परिवर्तन देखे गए। और अगर यूरोपियों का आगमन होता है देखते हैं, तो उसके बाद भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखे गए। जैसे हमारे यहाँ क्या है, पहले बुद्ध की मूर्ति मिलती है, हमारे पहली मूर्ति जो किसी की मिलती है तो बुद्ध की मूर्ति मिलती है। उन मूर्तियों पे क्या होता है कि जैसे आप देखोगे वहाँ गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास हो जाता है, दो प्रकार की शैली का विकास होता है मूर्तिकला स्थापत्य कला में। उसी तरह से जब हम यूरोपियों का आगमन होता है तो यूरोपियों के आगमन के बाद यहाँ पे स्थापत्य कला में, चित्रकला में तमाम प्रकार की यूरोपियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे बुक को तो वहाँ मिलेगा। यहाँ अगर हम डिटेल करते हैं तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे हम संदर्भ बता दिए उसका। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? डुमरांव, बक्सर में। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी है। ठीक है। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? किस क्षेत्र में थी? अंग राज्य में। विदेशिया किस राज्य का लोकप्रिय नाटक नृत्य है? किस राज्य का है? बिहार का। बिहार के मिथिला में गाए जाने वाले गीत लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। जैसा लगनी शब्द है ना, लगन, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और जो है बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी आज भी जैसे शादी ब्याह को क्या था, लगन लगना बोलते हैं, तो ये लगनी राग उसी से संबंधित था और इसका विशेष गीत होता है। ये संभवतः जैसे लोक नृत्य होता है, लोक गीत होते हैं, उसी तरह का ये भी है। ये लोक गीत का एक हिस्सा है और इनका अपना गाने का तरीका होता है, इनके शब्द चयन होते हैं उसी अनुसार जो सामान्य भाषा से लिए जाते हैं, सामान्य परंपराओं का वर्णन होता है, बड़े ही खास होते हैं। हमें जानना चाहिए क्योंकि एक प्रशासक के तौर पर ये सारी चीज़ें जानना भी आवश्यक होता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? तो इसमें से कौन सी नहीं है उनकी? विदेशिया नहीं है। कितने चौराहे, जुलूस, मैला आंचल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था, उसमें फणीश्वरनाथ रेणु का जिक्र आया था किसी वीडियो में, मैंने आपसे पूछा भी था, बताइएगा। बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता है? विद्यापति जी को कहा जाता है। जट जटिन लोक नाटक नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ पे प्रसिद्ध है ये? तो ये बिहार में प्रसिद्ध है। थोड़ी सा ज़्यादा पीडीएफ चौड़ा हो गया था, कोई ना। नालंदा महाविद्यालय महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध है? पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान। तो ये यहाँ पे कला संस्कृति खत्म हुई। अगला हम देखते हैं खेल जगत का। निम्न में कौन सा नाम पटना का कभी नहीं रहा? कौन सा नहीं रहा? कनिष्कपुर कभी नहीं रहा। इससे पहले विभिन्न नाम बदलते रहे, पुष्पपुर भी, कुसुमपुर भी, अजीमाबाद भी। पटना में स्थित विश्व प्रसिद्ध खुदा बख्श ओरिएंटेड पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? ये की गई थी 1891 में। पटना में स्थित पर्यटन स्थल है कौन कौन से हैं? आगम कुआं भी है, सैफ खां मस्जिद या मदरसा भी है, तख्त श्री हरिमंदिर भी है। देखिए यहाँ पे ये बात आई है कि मदरसा, मस्जिद, मदरसा आया है, तो देखिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है मदरसा, मस्जिद और मकबरा। तो देखिए मकबरा जो होता है, सामान्यतः मकबरा में किसी व्यक्ति को दफनाया जाता है। कोई जब अगर कोई बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सन होता है या फिर कोई बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति होता है, बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है या संत फकीर कुछ भी होते हैं ऐसे, तो उनका मकबरा बनाया जाता है। उनकी वहाँ पे जो मृत शरीर होता है उसको वहाँ दफना दिया जाता है और लोगों का मानना होता है कि उनकी पवित्र रूह होती है, तो उसके लिए वहाँ जाके मिन्नतें लोग मानते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, उसके माना जाता है। जबकि मस्जिद क्या होता है? मस्जिद एक तरह से इबादत खाना होता है। मस्जिद का मूल रूप क्या होता है? वहाँ प्रार्थना पढ़ी जाती है, दुआ पढ़ी जाती है, नमाज अदा किया जाता है। तो नमाज अदा करने की जो जगह होती है मस्जिद होती है। और मदरसा क्या होता है? मदरसा इनके शैक्षिक संस्थान होता है जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक, तो ये थोड़ा सा अंतर है। निम्न पर्यटन स्थलों में कौन सा स्थल पटना शहर में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं? अक्षय वट, अक्षय वृक्ष। पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने लायक है उपरोक्त सभी हैं। दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा की मूर्ति है, मुगल चित्रकला, पटना चित्रकला के नमूने हैं, 20 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म वृक्ष है, ये सारे हैं। देखिए यहाँ अक्षय वट वृक्ष है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें अक्षय वट वृक्ष कहाँ पे है। ठीक है, और अगर उसके बारे में कुछ जानते हो, कोई एपिक जो बातें रही उससे रिलेटेड, तो आप जरूर शेयर कर ले सकते हैं यहाँ पे।
पटना संग्रहालय में पर्यटकों को देखने के लायक है उपरोक्त सभी। पटना में स्थित नहीं है, क्या नहीं स्थित है? रोपवे नहीं स्थित है, बाकी सभी। तारामंडल भी है, संजय गांधी जैविक उद्यान भी है, ईसाई गिरजाघर एवं पश्चिमी दरवाजा भी है। अशोक के सिंह स्तंभ स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ये वैशाली में स्थित है। वैशाली में स्थित निम्न पर्यटन स्थल में कौन से नहीं है? तो नाथनगर नहीं है, बाकी यहाँ पे सभी हैं। हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? गया में स्थित है। गया शहर में पर्यटकों को देखने के लायक है, क्या है? उपरोक्त सभी हैं। अक्षय वट वृक्ष व ब्रह्मयोनी पहाड़ी, सूर्य मंदिर भी है। गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के? फल्गु नदी के किनारे। महाबोधि मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बोध गया में। मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह स्थित है, कहाँ पे? बिहार शरीफ में। राजगीर में पर्यटकों के लिए दर्शनीय है, कहाँ क्या दर्शनीय है? उपरोक्त सभी। राजगीर के गिद्धकूट पर्वत पर मगध के किस शासक को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? तो किसको? बिंबिसार को। राजगीर में रोपवे का निर्माण किस देश की सरकार के सहयोग से किया गया है? जापान की सरकार के सहयोग से। निम्न में कौन सा स्थल राजगीर में स्थित नहीं है? कौन सा नहीं स्थित है? मलिक बया का मकबरा। पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध है, जैन मंदिर से संबंधित है। प्रसिद्ध अजगैबीनाथ का मंदिर स्थित है भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? उपरोक्त सभी। बोध गया के स्मारकों में नहीं है, कौन सा नहीं है? हरिश्चंद्र मंदिर। विश्व शांति स्तूप स्थित है, कहाँ पे स्थित है? राजगीर में। रोहतासगढ़ में स्थित दर्शनीय स्थल है, कहाँ स्थित है? उपरोक्त सभी ये दर्शनीय है रोहतासगढ़ के। मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह शेर शाह और नुहानी पठान के बीच युद्ध के कारण प्रसिद्ध है। बिहार के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थयात्री आते हैं? कहाँ पे आते हैं? बोध गया में। अच्छा, बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जैन धर्म मतावलंबी का मुख्य तीर्थस्थल है, कौन सा है ये? पावापुरी और वैशाली दोनों। संत सरफुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? ये पटना में। थावे का तीर्थस्थल कहाँ स्थित है? गोपालगंज में। पूर्वी चंपारण जिला के अरेराज में कौन सा विश्वविख्यात मंदिर स्थित है? शिव मंदिर। बिहार आने वाली पर्यटकों की संख्या 2011 में 2018 के मध्य कितनी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी है? 7.8%। बिहार में 2018 में 2019 के बीच विदेशी पर्यटकों के आने की वृद्धि दर कितनी रही? 1.1%। वर्ष 2018 से 2019 में पर्यटन विभाग का स्वीकृत बजट कितना था? ये 275 करोड़ था। देखिए, इस तरह के प्रश्न बिहार में अक्सर पूछे जाते हैं, कभी कभी यूपी में भी पूछ लिए जाते हैं। ये जो सीधा सीधा डाटा है ना, जितना है उतना, तो ये उनका पसंदीदा प्रश्न है इस तरह का, जरूर ध्यान रखा करिए इस बात को। वर्ष 2013 में विदेशी पर्यटकों के आगमन और सर्वाधिक संख्या को आकर्षित करने वाले देश के 10 राज्यों में बिहार का स्थान है 6ठा। बिहार में पर्यटन के विकास के लिए कौन सा कार्य किए जाने की आवश्यकता है? उपरोक्त सभी। बिहार की अच्छी छवि का निर्माण वगैरह वगैरह, आप पढ़ लीजिएगा। वर्ष 2019 में बिहार की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या थी, कितनी थी? 350.8 लाख। बिहार राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? 1961 में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का गठन हुआ था, कब हुआ था? 1986 में। बिहार राज्य में खेल कूद को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? मोइनुल हक को। निम्न कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी सही हैं। मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? पटना में। 1929 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह किस राज्य के थे? किस राज्य थे? बिहार के। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो यह खेला गया था श्रीलंका जिम्बाब्वे के बीच। पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में 1996 में क्रिकेट विश्व कप का मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था? तो ये जिम्बाब्वे और केन्या के बीच। निम्न में कौन क्रिकेट खिलाड़ी बिहार से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? विजय यादव, बाकी सभी संबंधित है। पहला महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2012 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पटना में आयोजित किया गया था। बिहार में आयोजित होने वाला सुखदेव नारायण टूर्नामेंट संबंधित है क्रिकेट से। पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम में अब तक कुल कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन हो चुका है? कितने का हो चुका है? 2 का। बिहार खेलों से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये सी गलत है। बिहार में विश्व कप क्रिकेट का कोई मैच नहीं खेला गया है। यहाँ एक फेस मिसप्रिंट है, काई मैच लिखा है, तो समझ लीजिए अपना। तो ये हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, इससे लाभ उठाते रहेंगे। और परीक्षा की डेट जब तक नहीं आ जाती, क्योंकि अभी इंटरव्यू की डेट उसने नहीं घोषित किया, अभी कुछ परीक्षाएं बकाया है आयोग का, और जैसे ही वो परीक्षाएं क्लियर होती हैं, ये मान के चलिए कि परीक्षा फरवरी अंत तक या मार्च के पहले सप्ताह तक हो जानी है।
इससे और तब तक आप लोगों के पास पर्याप्त समय भी है, एकदम जी जान से लड़े रहिए, हो जाएगा प्रीलिम्स, फिर उसके बाद मेंस के लिए लड़ जाइएगा।